नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रोग्राम में मुख्यतः 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से लिया गया है और ये द एंड ऑफ ऑटोनॉमी फॉर हांगकांग नाम से आया था। ये एडिटोरियल बात करता है हांगकांग, जो कि चाइना में एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के तहत काम करता है, उसके बारे में और वहाँ पे क्या अभी दिक्कतें चल रही हैं। इसे आप GS2 के अंतर्गत इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस में लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट से भी लिंक कर सकते हैं। की पॉइंट्स में एडिटोरियल कहता है कि फिलहाल देखा जा रहा है कि चीन जो है वो लगातार एक तरफा कार्रवाई के अंतर्गत हांगकांग में अधिकारों एवं समृद्धि दोनों को ही समाप्त करने की तरफ मुड़ रहा है, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। और अभी तत्कालीन जो भी लॉज पास किए हैं चीन ने हांगकांग के लिए, उनमें ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे जो ऑटोनॉमी मिली हुई है हांगकांग को, जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का दर्जा मिला हुआ है, वो हांगकांग के लिए चीन समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वहाँ पे अधिकारों एवं समृद्धि दोनों पे ही फर्क पड़ेगा। अगर हम चाइना का मैप देखें तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेनलैंड चाइना है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है ताइवान नाम से, जो कि अपने आप को एक अलग एंटिटी मानता है, चाइना से अलग मानता है। और जो 2 प्रोविंस हैं यहाँ पे, ये हांगकांग हो गया और यहीं पे आपका मकाऊ भी है। तो ये 2 जगह ऐसी हैं जो चाइना के ही अंतर्गत आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का जो तरीके हैं और व्यवस्था है, वो चाइना से भिन्न है और चाइना इसको एक स्पेशल स्वायत्तता प्रदान करता है। इसीलिए इन दोनों जगह का नाम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स है। आगे एडिटोरियल कह रहे हैं कि चीन के पिछले कुछ कदमों से ऐसा लग रहा है कि चीन अपने परिधि में जितने भी क्षेत्र हैं जो पेरिफेरी पे हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है और चाइना के पूरे तरीके से अधिकृत में लाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो पहला लक्ष्य है, जो पहला टारगेट है इस पॉलिसी के तहत, वो सबसे पहले हांगकांग ही होगा, जहां की स्वायत्तता समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC, जो चीन की इस टाइम पार्टी है, वहाँ पे एक नया सुरक्षा कानून लागू किया गया है, जिसके तहत राजनीतिक असंतोष के अधिकांश रूपों को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। वहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा और विदेशी गतिविधियाँ जो वहाँ पे अलाउड हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा देगा। तो ये क्या नया कानून है, ये हम की कॉन्सेप्ट्स में अभी देखेंगे। अभी तक जो ये 2 रीजन है, मकाओ और हांगकांग, ये चाइना की एक पॉलिसी है जिसके अंतर्गत 1 नेशन 2 सिस्टम पॉलिसी काम करती है। तो जो मकाओ था वो पहले पोर्चुगल के अधिकृत था, पोर्चुगल कॉलोनियल पावर था, और जो हांगकांग था वो ब्रिटेन के अंतर्गत था। और जब ब्रिटेन और पोर्चुगल ने अपनी ये टेरिटरीज मकाओ और हांगकांग चीन को वापस की हैं, तो कुछ शर्तें रखी थी। उन शर्तों के तहत ये दोनों ही जो इलाके होंगे, क्षेत्र होंगे, इनको काफ़ी स्वायत्तता प्रदान की जाएगी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम माने में। और इसी सिस्टम को कहा जाता है 1 नेशन 2 सिस्टम पॉलिसी, यानी देश एक ही रहेगा लेकिन कुछ जगहों पे जो सिस्टम है, जो कार्य करने की प्रणाली है, वो अलग रहेगी। अभी जो चीन कदम उठा रहा है, जैसे कि ये सुरक्षा कानून पारित किया है, उसके तहत ये जो पॉलिसी है, एक राष्ट्र 2 प्रणाली वाला सिद्धांत, इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और ये 2 प्रणाली वाला सिद्धांत धीरे धीरे कमज़ोर होता नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि चीन अपनी ही जो प्रणाली है वो ज़बरदस्ती इन 2 रीजन पे लागू करने की कोशिश कर रहा है और इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टारगेट बना है वो हांगकांग बना है। चीन के इस कदम से कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं आई हैं। हांगकांग है वो काफ़ी ऑटोनॉमस था और वहाँ पे चीन की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी वो काम नहीं करती थी, इसीलिए US ने अभी तक चीन को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए हुए थे और इसे एक विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ था,
जिसके तहत यूएस जो है हांगकांग से अलग तरीके से संबंध निभाता था और बहुत सारे लाभ इसमें शामिल थे हांगकांग के लिए जो कि चाइना के लिए नहीं थे। तो उन सब चीज़ों को यूएसए ने समाप्त कर दिया है अभी के लिए हांगकांग में, क्योंकि वो ये कह रहा है कि हांगकांग अब स्वायत्त नहीं रहा है और ये चीन के अधिकृत होता जा रहा है। तो इसका विशेष राज्य दर्जा जो अभी तक यूएस की तरफ से इसे मिला हुआ था वो निरस्त कर दिया गया है। इस विशेष राज्य दर्जे के तहत ही वीज़ा, टैरिफ और वित्तीय लाभ शामिल थे जो कि अब हांगकांग को आगे नहीं मिलेंगे। चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में कैपिटल फ्लाइट हुई है। कैपिटल फ्लाइट का मतलब होता है क्योंकि जो हांगकांग है वो अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र था अब तक। वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी इंटरनेशनल लेवल की, क्योंकि वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो चाइना से भिन्न है और चाइना की तरह वो कम्युनिस्ट रेजीम में नहीं आता है। वहाँ पे काफ़ी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यानी लोकतंत्र प्रणाली का पालन किया जाता है और कैपिटलिस्ट सिस्टम पे चलता है ये। तो इस वजह से ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में उभर के आया था और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा था, यानी अपनी पूंजी जो है वो वहाँ पे निवेश कर रखी थी। और यही निवेशक अब जैसा कि चीन कदम उठा रहा है तो ये निवेशक वहाँ से अपना पैसा जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं। इसी प्रक्रिया को कैपिटल फ्लाइट कहते हैं, यानी जो पूंजी अब तक जमा थी वहाँ के बैंकों के पास वो सारी पूंजी वहाँ से निकाली जा रही है, या वहाँ के मार्केट में जो भी पूंजी लगी हुई थी निवेशक कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा खींच लें इससे पहले कि वो फंस जाए वहाँ। अब बहुत सारी वित्तीय फर्म भी वहाँ काम करती थी, तो ये दोनों ही कैपिटल भी और वित्तीय फर्म ये सब अपने पैर वहाँ से खींच रहे हैं। और हांगकांग का जो भविष्य है वो एक अंधकार में भविष्य की तरह प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसकी एक तो अपनी स्वायत्तता जा रही है, दूसरा उसके इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसा कि यूएस ने उसे अब तक एक स्पेशल दर्जा दिया हुआ था वो भी खत्म हो रहा है। इसके अलावा अगर बड़े स्तर पे देखा जाए तो अमेरिका चीन के संबंध जो अभी तक भी बहुत तनावग्रस्त थे वो अब इसके आगे और खराब हो जाएंगे और बहुत मुश्किल होगा यहाँ से आगे चीन और अमेरिका के रिश्तों में एक सामंजस्य बिठाना। एक कदम चीन ने उठाया है हांगकांग के लिए। इसके अलावा जैसा कि हमने मैप में देखा था, ताइवान जो एक अलग आइलैंड है चीन के बिल्कुल बगल में, एक द्वीप है और वो अपने आप को एक अलग एंटिटी मानता है, एक अलग देश ही मानता है। वो अपने आप को चीन के अधीन नहीं मानता, जबकि चीन उसे अपने अधीन मानता है और लगातार ये कोशिश करता है कि वो अपना जो अधिकार है वो ताइवान पर स्थापित कर पाए। तो अभी तक जो चीन का तरीका था ताइवान से वार्तालाप करने का, बातचीत करने का, वो शांतिपूर्ण मूल्यांकन के ऊपर आधारित था और इसके तहत ही ये कोशिश की जा रही थी चीन के द्वारा कि ताइवान उसमें विलय हो जाए शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन हाल ही में चीन ने पारंपरिक स्टैंड था शांतिपूर्ण पुनर्मूल्यांकन, इसमें से शांतिपूर्ण शब्द जो है उसको हटा दिया है। यानी अब चीन जो है वो सिर्फ रीयूनिफिकेशन में इंटरेस्टेड है कि किसी भी तरह करके ताइवान जो है वो उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आ जाए। इस तरह का चीन का आक्रामक रवैया अगर आप देखो, चाहे वो हांगकांग की बात हो गई, चाहे ताइवान को लेके हो गई, तो भारत को बहुत करीब से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो आक्रामक रवैया है ये आगे भारत के सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव डाल सकता है। और आपको पता होगा अभी भी भारत और चीन के मध्य LAC की वजह से बहुत तनाव है। वहाँ पे लगातार चीन की जो आर्मी है वो अपना डेरा बसाती जा रही है। तो कुल मिला के चाइना जो है अपने ही एरिया में 3 जगहों पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश में है इस वक्त। सबसे पहला हो गया हांगकांग, दूसरा हो गया मकाऊ। ये दोनों जो हैं ये चीन के अंतर्गत आते हैं और ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स कहे जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी जगह है ताइवान, जिसकी कैपिटल है तेपेई, जो अभी हाल ही में WHO की जो मीटिंग हुई थी उसकी वजह से खबरों में थी। तो ये अपने आप में पूरी तरह एक अलग राष्ट्र है और इसको भी चीन अपने अधिकार क्षेत्र में लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 जो जगह हैं ये आप याद रखना, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। भारत को लेके चीन के मुद्दे पे क्या क्या तकलीफ़ें हैं, एक LAC वाला हो गया और दूसरा ये ताइवान वाला जो मुद्दा था ये भी, क्योंकि भारत ने इस असेंबली की अध्यक्षता की है WHO की, तो ये भी भारत चीन मसलों के अंतर्गत ही आ जाएगा। और 1 बेल्ट 1 रोड वाला जो मसला है जो पाकिस्तान के साथ भी चलता है वो भी भारत चीन संबंधों को ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। ये कौन सा नया सिक्योरिटी लॉ है जिसकी वजह से हांगकांग में इतनी तकलीफ होने लगी है। तो चाइना की जो पार्लियामेंट है उसने ये नया लॉ जो है वो पास किया है, जिसके तहत हांगकांग में पहली बार चाइना को ये अधिकार मिल रहा है कि वो नेशनल सिक्योरिटी लॉज बना सके। अब तक जो वहाँ की पॉलिटी थी
अभी तक हांगकांग का और मकाओ का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो काफ़ी इंडिपेंडेंट था, नेशन टू सिस्टम पॉलिसी कहा जाता था। लेकिन अब जैसे ही चीन ने ये नया रूल पास कर दिया है तो हांगकांग के लिए अब चाइना के पास ये अधिकार आ गए हैं कि पॉलिटिक्स में इंटरफियर कर सकती है और वहाँ के लिए लॉज बना सकती है, यानी कानून बना सकता है चाइना। तो सबसे पहला कानून जो उसने पास किया है वो यही, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो कानून बना सकती है। इस लॉ के तहत, इस कानून के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी चाइना की जो गवर्नमेंट है उसको ये अधिकार प्राप्त है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वहाँ की सुरक्षा के लिए वो कोई भी कानून बना सकती है। और हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है HKSAR को अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनेगा। यहाँ पे कुछ संस्थान चला सकती है, बना सकती है, इंस्टीट्यूशंस बना सकती है, व्यवस्थाएं कर सकती है। और ये सारे जो संस्थान होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो चाइना के तहत काम करेंगे। तो एक रीजन जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र था उसमें अब चाइना का यानी मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस होने लगेगा। इसको क्रिटिसिज्म मिला है ये कदम को चाइना के, और कहा जा रहा है कि ये 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल जो अब तक वहाँ पे था हांगकांग को लेके उस पर विपरीत प्रभाव डालता है। और अभी तक चाइना ने ये क्लियर नहीं किया कि ये जो एजेंसी वहाँ पे बनाएंगे HKSAR को, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बनाई जा रही हैं, वो कौन से लॉज के तहत काम करेंगी और वो हांगकांग के लॉज के अंतर्गत काम करेंगी कि चाइना के लॉज के अंतर्गत काम करेंगी, ये भी अभी क्लियर नहीं है। इसके अलावा क्योंकि हांगकांग का अपना इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम भी था और वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सेंटर भी था, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन जजेस बैठते थे जो कि कोई भी अगर आपकी इकोनॉमिक डिस्प्यूट होती है तो उसको सुलझाने के लिए 15 फॉरेन जजेस वहाँ पे बैठते थे। और ऐसी कोई भी डिस्प्यूट होती, कोई लड़ाई झगड़ा होता था तो उसको सुलझाने के लिए और ये देखने के लिए कि वहाँ की जो व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, न्याय प्रणाली, वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, तो ये फॉरेन जजेस को वहाँ पे रखा गया था, यहाँ उनको अलाउड था। वहाँ पे ये नया कानून आया, इसके तहत ये फॉरेन जजेस वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ टाइम पहले मकाऊ में किया गया है। ये जो 1 कंट्री 2 सिस्टम्स थी ये दरअसल डेंग जाओपिंग की पॉलिसी थी। वो 1970 में जब वहाँ की पावर, उनकी सत्ता जो है उनके हाथ में आई, तब से ये प्लान था डेंग का कि चाइना का पूरा एकीकरण हो जाए और जो ताइवान है, जो वहाँ पे द्वीप है, वो भी चाइना में विलय हो जाए। लेकिन इस प्लान के तहत ये 1 कंट्री 2 सिस्टम पॉलिसी वहाँ पे तब इजाद की गई। हालांकि ये शुरू की गई थी ताइवान को अपने अधिकृत करने के मंशा से, लेकिन ताइवान ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया। तो तभी क्या हुआ कि कुछ समय बाद हांगकांग और मकाऊ जो है वो ब्रिटेन और पोर्चुगल, जिनकी ये टेरिटरी थी, जिनकी ये कॉलोनीज थी, उनको आज़ादी मिल गई 97 और 99 में। तो जैसे ही ये आज़ादी मिली ब्रिटेन और पोर्चुगल से हांगकांग और मकाऊ को, और चाइना को ये जो टेरिटरीज हैं ये जब हैंड ओवर की गई, जब चाइना को दी गई हैं, तो ब्रिटेन ने और पोर्चुगल ने संधि में ये शर्त रखी कि वहाँ पे अभी तक जैसा व्यवस्था चल रही थी उसको वैसा ही चलने दें और चाइना अपनी व्यवस्था प्रणाली यहाँ पे ना थोपे। तो इसी शर्त के तहत जो हांगकांग और मकाऊ हैं वो अपना ऑटोनॉमी, काफ़ी ऑटोनॉमी के तहत काम करते थे। हांगकांग अपने आप में एक ऑटोनॉमस टेरिटरी है, पहली ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, ब्रिटिश ने यहाँ पे रूल किया है और ब्रिटिश ने इसे 1842 में पहला ओपियम वॉर जो हुआ था उसके बाद इसे हासिल किया था और 1 जुलाई 1997 में ये वापस चाइना को दे दिया गया। अपनी करेंसी थी, अपना इकोनॉमिक और अपना लीगल सिस्टम था, यानी चाइना की जो भी करेंसी थी या इकोनॉमिक और लीगल सिस्टम था वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। लेकिन डिफेंस और डिप्लोमेसी यानी अंतर्राष्ट्रीय मामले जो भी होंगे और सुरक्षा वाली बात जो भी होगी वो चाइना के अंतर्गत आएगी, वो चाइना की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। मकाऊ के और हांगकांग के अपने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाए गए, उनका अपने संविधान रहे हैं, जो इसी संधि में कहा गया था कि 2047 यानी 50 साल तक ये रहेंगे। अभी क्योंकि 50 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, उसके पहले ही चाइना ने अपना अधिकार वहाँ पे जताना शुरू कर दिया है। हाल ही में कुछ सालों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट दिखाई दिए हैं हांगकांग में, तो इसके पीछे क्या कारण है ये देख लेते हैं। सितंबर 2014 में अम्ब्रेला मूवमेंट एक हुआ था हांगकांग में। यहाँ पे जो इलेक्शन व्यवस्था है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही थी हांगकांग द्वारा
और लोकतंत्र है वहाँ पे, अभी भी जो लोकतंत्र है उसकी जड़ों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहाँ पे चाइना का बीच में इंटरफेरेंस रहा, बीच में वाद विवाद हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्रो डेमोक्रेसी पार्टीज उन्होंने विरोध जारी किया। वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थी और जो मीडिया था वो भी इसमें बहुत सक्रिय रहा और लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन छाते के द्वारा दिखाया, जताया। वहाँ पे जब जो फोर्सेस थे, पुलिस जो थी, जब वहाँ पे पेपर स्प्रे या किसी भी तरीके का स्प्रे यूज़ किया गया तो लोगों ने छतरी से उसे रोका और ये छतरी अपने आप में एक सिंबल बन गई वहाँ के प्रोटेस्ट की, इसीलिए इसे अम्ब्रेला मूवमेंट कहा जाता है। ये सितंबर 2014 में हुआ था। फिर अभी हाल ही में 2019 में भी वापस से हांगकांग में प्रोटेस्ट हुई हैं। इसके तहत एक वहाँ पे एक्स्ट्राडिशन बिल पास किया गया, जिसको एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूजिटिव्स यानी भगोड़ों का प्रत्यर्पण के लिए किया गया था। तो फ्यूजिटिव्स हैं, ये हांगकांग से चाइना में कहीं भी भेजे जा सकते हैं और इसीलिए इस बिल पे हंगामा हुआ था, क्योंकि चाइना का जो व्यवस्था है, जो कानून है, वो काफ़ी सख्त हैं और हांगकांग को ये डर था कि ऐसे में वहाँ पे जो ट्रायल होगी या जो न्याय व्यवस्था होगी वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होगी और ऐसे फ्यूजिटिव्स को सही न्याय नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक्स्ट्रेडिशन बिल का बहुत विरोध हुआ है। जून 2019 में ये शुरू हुआ और ये उस शहर के सबसे बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस में तब्दील हो गया। जो इस बिल का अपोजिशन कर रहे थे, जो लोग इस बिल के समर्थन में नहीं थे, वो ये कह रहे थे कि जो भी लोग हांगकांग से चाइना में भेजे जाएंगे ट्रायल्स के लिए वो अनफेयर हो सकती। इससे चाइना का हांगकांग के ऊपर जो इंटरफेरेंस है, दखल अंदाजी है, वो हांगकांग में बढ़ जाएगी और चाइना हर थोड़े दिन में कोशिश करेगा बाकी चीज़ों में भी दखल अंदाजी करने की और वहाँ के एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो हैं हांगकांग के, उनको भी टारगेट कर सकता है। इसके अलावा आने वाले वक्त में चाइना जो हांगकांग में कुछ रेयर फ्रीडम मिले हुए हैं, जो कुछ स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस या फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो हांगकांग में है और चाइना में नहीं है, वो सारी भी जब्त कर ली जाएंगी। तो इसी डर के कारण ये 2019 की जो प्रोटेस्ट थी वो शुरू हुई थी।